हेलो दोस्तों। हमने प्रीवियस क्लासेस में इकोलॉजी में अलग अलग इकोसिस्टम के पार्ट्स देखे। हमने देखा डेजर्ट इकोसिस्टम, देखा उसके बाद ओशियन इकोसिस्टम, देखा अलग अलग पार्ट देखा। तो अब हम लोग एग्रो इकोलॉजी बात करेंगे। आप देखिए इसको एग्रो इकोसिस्टम ऐसे आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग मेनली बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। अब ये इतना स्पेशल क्यों हो जाता है हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारा आप इकोलॉजी देखोगे, एग्रो सिस्टम जो है वो कैसे अलग है कंपेयर टू अदर जितने भी इकोसिस्टम हैं। जैसे आप जो भी डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, उसके बाद मरीन इकोसिस्टम हो गया, सबसे अलग इतना ज़्यादा क्यों है। तो इसलिए आज हम लोग बात करेंगे एग्रो इकोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। ये पूरा एक अलग सेक्टर हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एग्रो इकोलॉजी है क्या। तो देखिए इसमें मेनली हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। कैसे एग्रीकल्चर जो है हमारे ह्यूमंस है, कैसे इसको अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपने हिसाब से अपने डिज़ायरेबल क्रॉप्स लगाते हैं, एनिमल्स को ग्रेज करते हैं, लाइव स्टॉक का आप देखेंगे पालन करते हैं और अपना यूज करते हैं। तो यहाँ एग्रो इकोलॉजी का डिफिनेशन देखेंगे। एग्रो इकोलॉजी इज अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच that simultaneously applies ecological and social concepts and principle to the design and management of sustainable agriculture and food system। देखिए एग्रो इकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जो है मेथड अपनाते हैं जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम लोग कर सके, लॉन्ग टाइम के लिए एग्रीकल्चर जो हम लोग खेती है वो कर सके। और ह्यूमन का जो है नीड, आपको पता है फूड जो है बेसिक नीड है, इसके बिना आप जिंदा रह नहीं सकते। तो देखिए यहाँ एग्रो इकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ह्यूमंस के लिए फूड बहुत ज़रूरी है और ये आप जो एग्रो इकोलॉजी एग्रो इकोसिस्टम है इसी से आपको ये सारा फूड मिलेगा। तो इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो करते हैं जिससे हम अपने नीड को पूरा कर सके। यहाँ उसके बाद देखेंगे इट सीक्स टू ऑप्टिमाइज द इंटरेक्शंस बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट while also addressing the need for socially equitable food system within which people can exercise choice over what they eat and how and where it is produced। यहाँ पे देखिए इंटरेक्शन किस में होता है, प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमंस में। यहाँ देखिए प्लांट तो हो गया हम लोग क्रॉप जिससे हम लोग फूड ले रहे हैं, एनिमल जो लाइव स्टॉक हो गए और ह्यूमंस यानी कि हम। अब ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फिर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ हम लोग ह्यूमंस जो है वो डिसाइड करते हैं हमें क्या उपजाना है, कहाँ उपजाना है, कब उपजाना है, ये इंसान आपका डिसाइड करता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अब हम लोग होता है राबी खारिफ, हम लोग राबी में वीट लगाते हैं, खारिफ में आप देखेंगे राइस लगाते हैं, फिर अलग अलग अपने हिसाब से वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। तो ये सारा हमारे नीड के अनुसार है। जब इंसान को नीड हुआ वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से वो क्रॉप लेता है, किससे, इन्वायरमेंट से लेता है। यहाँ पे प्लांट का यूज होता है, एनिमल का यूज होता है और हम लोग अपने हिसाब से इस इकोसिस्टम को एक तरह से आप बोल सकते हैं ह्यूमंस जो है अपने हिसाब से कंट्रोल करता है जितना भी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है इसको। आगे देखेंगे एग्रो इकोलॉजी इज अ concurrently a science, a set of practices and social movement and has evolved as a concept over recent decades to expand in scope from a focus on field and farms to encompass the entirety of agriculture and food system। इसमें मेनली हम लोग जो फोकस कर रहे हैं ना, इसमें एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम में कर रहे हैं कि कैसे फूड जो है प्रॉपरली सबको मिल सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके और ह्यूमंस जो है अपना फूड जो है अपने लिए प्रोड्यूस कर सके। अब देखिए कोई भी अगर इकोलॉजी का आप देखेंगे या इकोसिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो सेम ये भी एक इकोलॉजी है, उसी का पार्ट है एग्रो इकोलॉजी। बस इसमें इकोलॉजी में क्या था, वो इकोलॉजी का अलग अलग कंपोनेंट अंदर इकोसिस्टम आ गया था। इसमें आप एग्रो इकोलॉजी देखेंगे, इसके आप कंपोनेंट भी देखेंगे, अगर एक पार्ट सब डिवीजन देखेंगे तो एग्रो इकोसिस्टम भी आप उसको बोल सकते हैं। तो इसमें भी जो इसका मेन कंपोनेंट क्या होगा, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। यहाँ पे देखिए बायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा, प्लांट आएगा। और प्लांट्स में एक हो जाएगी प्रोड्यूसर और फिर उसके बाद जो हम लोग आ जाएंगे कंज्यूमर्स। अब बात होगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स का बायोटिक फैक्टर में। एबायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा, एबायोटिक फैक्टर में आप देखेंगे आ जाएगा जितने भी सॉइल हो गया, क्लाइमेट, वेदर, ये सारे जो है एबायोटिक फैक्टर में आते हैं, आ जाएगा।
तो ये हो गए कंपोनेंट। हमने ये अभी तक देखा एग्रो इकोलॉजी है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या है। अब हम लोग समझते हैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। हम लोग आखिर बोलेंगे सर हम लोग इकोलॉजी का तो बात कर रहे थे, तभी एग्रो इकोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। देखिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है एग्रो इकोलॉजी। अब इसका हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फार्मिंग एक ऐसा आप देखेंगे एक तरह का बिजनेस बोल सकते हैं अगर आप इसको देखें तो, जिसमें पूरा एक फैमिली इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है। फैमिली फार्मिंग, हर्डिंग एंड आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स रूरल पुअर। Agroecological approaches support food producers in reducing production cost, translate into greater income, economic stability and resilience। तो यहाँ पे देखेंगे जो किसान है गांव में जो रहता है वो पूरा फैमिली के साथ आप देखेंगे वो फार्मिंग करता है। इससे होता क्या है कि वो देश का जो फूड सिस्टम है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो अपना लाइवलीहुड भी कर रहा है, अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर बनाने का कोशिश कर रहा है और अपना पालन पोषण जो है वो कर रहा है। वो किससे कर रहा है आप देखेंगे एग्रीकल्चर के थ्रू। अब दूसरा पॉइंट है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब देखिए ये तो ऑब्वियस है, अगर ज़्यादा खेती करेंगे, ज़्यादा अच्छे से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो जितना ज़्यादा हंगर है वो कम होगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम लोग खिला पाएंगे। अब खिला पाएंगे, अच्छा आप अभी रिसेंटली आप देखेंगे जिस तरह यूक्रेन और रसिया का क्राइसिस चल रहा है, आप ये न्यूज़ बहुत बार सुने होंगे कि कुछ ही समय में फूड क्राइसिस आने वाला है। तो फूड क्राइसिस क्यों आएगा कि मेजर सप्लायर आप देखेंगे वीट का अगर देख ले तो यूक्रेन और रसिया है, 30% ऑलमोस्ट वर्ल्ड का। तो अगर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो वीट का आप देखेंगे सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो अदर कंट्रीज कैसे फिर खा पाएंगे, तो इसलिए बोला जा रहा है फूड क्राइसिस होगा। लेकिन जब आप देखें अगर मान लीजिए हमारे कंट्री इंडिया में हमारे फार्मर इनफ फूड जो है, इनफ वीट है वो प्रोड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी, और इस ईयर में भी आप देखेंगे जब इसका आएगा डेटा तो पहले से ज़्यादा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। तो होगा क्या कि हमारे पास इनफ फूड सिक्योरिटी भी है, उसके बाद हम लोग फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग दूसरे देश को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरे का मदद भी कर रहे हैं, हंगर भी देखिए भूख मिटा रहे हैं। अब जो भी गरीब देश है जहाँ पे फूड शॉर्टेज होगा वहाँ पे हम अपना फूड ग्रेन सप्लाई भी करेंगे, और देखिए न्यूट्रिशन भी क्वालिटी इंप्रूव होगा अच्छे तरीके से जब हम लोग पूरा ऑर्गेनिक तरह से प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद बहुत अच्छे तरह से इस तरह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी होगा, मतलब लंबे समय तक चलता रहेगा। तो देखा जाए तो इसका बहुत सारा फ़ायदा ये हमारे इनडायरेक्टली देखिएगा, डायरेक्टली हमारे ये सॉइल को भी इम्प्रूव करेगा। तो ये सब मेजर फैक्टर हैं जो एग्रो इकोलॉजी में आते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इंश्योर हेल्थी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। इसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है। बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल एग्रोकेमिकल्स इनपुट्स, एग्रो इकोलॉजी रिड्यूस एग्रीकल्चर्स नेगेटिव इफेक्ट ऑन बोथ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ। यहाँ पे बोला गया कि जो हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं उसको हम लोग अगर मिनिमाइज कर देते हैं तो इससे क्या होगा, एग्रो इकोलॉजी हमारा और अच्छे से होगा। एग्रो इकोलॉजी मतलब जो निगेटिव इफेक्ट होता है एग्रीकल्चर पे, इसका हम लोग बहुत माइन्यूट बहुत कम कर देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग एक खेत में एक किसान अगर कुछ क्रॉप लगाया उस पर बहुत ज़्यादा वो केमिकल यूज कर रहा है, तो होगा इससे क्या कि केमिकल यूज करेगा तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है वो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, यील्ड बढ़ जाए, पर न्यूट्रिशन क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे लैंड जो है वो डिग्रेड होगा, आने वाला कुछ समय में वो लैंड उपज नहीं कर पाएगा अभी के हिसाब से, हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा करे। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे हार्मफुल एग्रो केमिकल्स इनपुट्स नहीं डालेंगे। इसके बारे में भी बात करते हैं हम लोग एग्रो इकोलॉजी में, जो ह्यूमंस का आप देखेंगे लाइफ पे भी इफ़ेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर केमिकल वाला फूड अगर हम ह्यूमंस को देंगे तो लॉन्ग टर्म में वो हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो हम देखा जाए तो यहाँ पे ह्यूमंस के लाइफ के बारे में भी बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन। अब बोलेंगे क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर, सर आप यहाँ एग्रीकल्चर जो आप एग्रो इकोलॉजी बोले इसमें क्वालिटी एजुकेशन कैसे इंश्योर हो रहा है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पे बोला गया एग्रो इकोलॉजी डिपेंड्स ऑन नॉलेज एडॉप्टेड टू लोकल कॉन्टेक्स्ट बाय फूड प्रोड्यूसर्स एंड अदर एक्टर्स. It deliver relevant and practical knowledge through empowering peer-to-peer system enhanced with the knowledge of formal scientist. यहाँ पे देखिए होता क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सटेंशन एजुकेशन. इसमें क्या होता है कि जो किसान हैं उनको बताया जाता है कि आप किस तरीके से फार्मिंग करें जिससे हमारा यील्ड और बढ़ सके, हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकें. तो इसमें जो बताते हैं वो आप देखेंगे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट रहते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट रहते हैं, ये आते हैं लोगों को जाते हैं अलग अलग माध्यम से सिखाते हैं. तो यहाँ पे जो है अच्छा नॉलेज टेक्निक किसान को दिया जाता है जिससे वो और अच्छे तरीके से अच्छे क्वालिटी का फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर सके, अपना इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ा सके, देश में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके. तो इसलिए ये आप देखेंगे किसान को नॉलेज भी दे रहा है, ऊपर से उसका सपोर्ट भी बन रहा है और कंट्री में तो खैर कंट्रीब्यूट कर ही रहा है ग्रोथ में. अगला पार्ट देखेंगे जेंडर इक्वलिटी. अब जेंडर इक्वलिटी क्यों बोलेंगे इसमें सर, बोलेंगे जेंडर इक्वलिटी कैसे क्या. देखिए एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, आप फार्म में देखेंगे फीमेल भी काम कर रहे हैं मेल भी काम कर रहे हैं. अगर आप गांव में जाएंगे तो वहाँ अगर एक कोई किसान है तो किसान घर के जो पुरुष हैं वो काम कर रहे हैं, तो महिलाएं भी इक्वली आप देखेंगे वहाँ रोल प्ले कर रही है. तो यहाँ पे देखेंगे एक बहुत बड़ा आप जो गैप दिखता है दूसरे जगहों पे जहाँ रेशियो मेल और फीमेल का वर्किंग एरिया में बहुत डिफर करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में वैसा नहीं है. तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है वुमेन हैव ए सेंट्रल रोल इन एग्रो इकोलॉजी. दे आर ऑफन कस्टडियंस ऑफ हेल्दी एंड ट्रेडिशनल डाइट्स एंड आर की प्लेयर्स इन सस्टेनेबल फूड सिस्टम फ्रॉम द होम टू द फील्ड टू द मार्केट एंड बियॉन्ड. बोला जाए यहाँ घर से लेके फील्ड और मार्केट तक हर जगह आपको जो वुमेन्स है वो दिखेगी, आपको की रोल में दिखेगी. आपको डाइटिशियन होगी, अलग अलग तरीके से रोल प्ले कर रही होगी, मार्केट में अलग रोल प्ले करेगी. तो हर जगह आपको यहाँ पे दिख जाएगी और वो खुद पे डिपेंडेंट है, मतलब किसी पे वो अदर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपना काम स्वयं कर सकती है. तो यहाँ पे देखिए एक तरह से जेंडर इनइक्वालिटी है वो भी ख़त्म हो रहा है. यहाँ पे दोनों जेंडर का रेशियो सही दिखेगा, आपस में दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं. अगला देखेंगे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. यहाँ पे देखिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मतलब पानी का शुद्धता के बारे में यहाँ बात किया गया है. तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या लिखा हुआ है. एग्रो इकोलॉजी प्रिवेंट्स सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन. इट प्रमोट प्रैक्टिस दैट आर एफिशिएंट इन वाटर यूज, इनहांस सॉइल वाटर रिटेंशन एंड वैल्यूज लोकली अडॉप्टेड क्रॉप्स एंड देयर रिक्वायर्स. अब देखिए आपको बता कि वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट होता कैसे. देखिए अगर हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड जब यूज करते हैं तो वो जो पेस्टिसाइड है वो फिर क्या होगा, जब बारिश होगा तो रेन के साथ बह के वो आप देखेंगे रिवर्स वगैरह में चल जाएगा या फिर नीचे फिर पर लोकेट कर जाएगा, नीचे पानी चला जाएगा, फिर हम लोग का जो ग्राउंड वाटर में वो मिक्स हो जाता है, फिर हम लोग उसी को कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल होता है. लेकिन हम लोग एग्रो इकोलॉजी में बात करते हैं कि कैसे हम लोग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को कंटामिनेट नहीं होने दें. तो हम लोग ऑर्गेनिक मेथड यूज करेंगे. उसके बाद हम लोग क्रॉप में जितना ज़रूरत हो इरिगेशन उतना करेंगे. उसके बाद से हर संभव कोशिश करते हैं जिससे जो ग्राउंड वाटर है वो बचा भी रहे, डिप्लेट भी ना हो और कंटामिनेट भी ना हो. अब बात करते हैं अगला पॉइंट का. प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल. यहाँ इसका मतलब क्या है, एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस क्रिएट अ न्यू डिसेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ एंड वुमेन. यहाँ पे यही बोला गया कि एग्रो इकोलॉजी में आप देखिए, एग्रो इकोलॉजी में आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि सिर्फ खेती है, सर खेती करें, नहीं. एग्रो इकोलॉजी में आपका फार्मिंग भी आ जाएगा, फिशरी भी आ जाएगा, पोल्ट्री भी आ जाएगा, सारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है. तो इसमें देखिए एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. यंग हो गए, वुमेन हो गए, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना रोल प्ले कर सकता है. तो देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारा काम है और देश में बहुत आगे अगर हर फील्ड में जाएंगे तो देश के लिए बहुत आगे ये कंट्रीब्यूट करेंगे. तो इसलिए देखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में. अगला पॉइंट है रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन द अमॉन्ग कंट्रीज, विद इन एंड अमॉन्ग कंट्रीज. यहाँ पे देखिए इस बारे में पहले तो हम लोग बात किया था कि इनइक्वालिटी यहाँ पे जेंडर में आप देखेंगे इसको रिड्यूस कर रहा है. अब है रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमॉन्ग कंट्रीज, मतलब खुद में भी और कंट्रीज के बीच में इनइक्वालिटी को भी ये कम कर रहा है. कैसे कम कर रहा है चलिए देखते हैं.
यहाँ पे देखेंगे एग्रो इकोलॉजी गिव्स प्रायोरिटी टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड वनरेबल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, रूरल वुमेन, यूथ, फैमिली, फार्मर्स एंड इंडिजिनस पीपल्स। Agroecology has the potential to address the inequality of food system by providing locally based solution to specific context and territories। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं, जब भी आप देखेंगे बात करेंगे हम लोग एग्रो इकोलॉजी का, तो मेनली रूरल पे फोकस होता है। तो इसमें अभी तो खैर चलिए आप देखेंगे अलग अलग जो अर्बन में भी आ रहे हैं, वर्टिकल गार्डनिंग हो गया, हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एरोपोनिक्स हो गया, तो अलग अलग मेथड्स आ रहे हैं जिससे आप देखेंगे अर्बन एरिया में भी हम लोग करना शुरू कर रहे हैं या फिर लोकल एरियाज़ में करना शुरू कर रहे हैं आसपास में। लेकिन मेनली जो फोकस्ड है, आप ज़्यादातर खेत देखेंगे, फार्मिंग देखेंगे, वो गांव में ही होता है। इंडिया में तो मेजरली आप देखेंगे विलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इधर होता है। तो यहाँ पे जब वुमेन, यूथ, फैमिलीज गांव के सब एक साथ आएंगे तो यहाँ इनइक्वालिटी ख़त्म होगा। फिर आप ये भी देखेंगे कि जो नीडी कंट्रीज़ है उनको हम फूड सप्लाई करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कंट्रीज़ के बीच में जब एक फूड सप्लाई होता है तो एक सॉफ्ट पावर जो है, कंट्री का इमेज अच्छा बनता है, तो यहाँ पे भी ये हेल्प करेगा, इनइक्वालिटी आप देखेंगे दूर होगा। और अलग अलग और बहुत सारे पॉइंट है, जैसे हो गया सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अब जैसे सिटीज़ का बात किया, धीरे धीरे कैसे मूव कर रहा है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कैसे हम लोग सही तरीके से सही मात्रा में फूड को कंजप्शन करें, उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा। जहाँ तक हमें पता है, आपको पता है, हमारे इंडियन फार्मर्स हमारा सारा जो फूड नीड है वो पूरा कर रहे हैं। अभी पूरा वर्ल्ड आप देखिएगा एक फूड क्राइसिस की ओर जा रही है, लेकिन हमारे पास इनफ फूड है कि हम लोग आराम से अभी घर में बैठ के खा सकते हैं। किसान इतना मेहनत हमारा कर रहे हैं, तो इसके बारे में इसमें बात होता है। फिर क्लाइमेट एक्शन, आपको पता है क्लाइमेट एक्शन एग्रो इकोलॉजी में का बात है, तो क्लाइमेट एक्शन डेफिनेटली इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको पता है जितना प्लांट हम लोग लगाएंगे, जितना सही तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे, अलग अलग मेथड होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, तो इस सब से क्लाइमेट पे इसका इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद लाइफ बिलो वाटर, हम लोग जो लाइफ बिलो वाटर इसमें बोलेंगे सर ये बिलो वाटर कैसे आ गया, ये तो आप बोलेंगे आप ये मरीन का बात हो गया, इकोसिस्टम का। तो देखिए एग्रीकल्चर में मैंने बोला कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ खेती करते हैं, इसमें लाइव स्टॉक आ गया, फिशरी आ गया, पोल्ट्री आ गया। तो फिशरी में भी इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं कैसे फिश का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आपको पता है फिश भी मार्केट बहुत बड़ा है वर्ल्ड में पूरा, तो कैसे फिश का प्रोडक्शन करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में बात करते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आपको पता होगा बना हुआ है, किसानों का अलग बॉडी है वो जो पूरा कंट्रीज़ में देखता है किसान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब के बारे में इसमें बात किया गया। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। आपको जैसे पता होगा हाल ही में इजराइल के साथ हो गया, जापान के साथ हो गया, हम लोग हमेशा वो MOU साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU होता है, जिसके थ्रू हम लोग कंट्रीज से बात करते हैं कि ठीक है हम आप हमारे यहाँ आइए, एग्रीकल्चर में नए टेक्निक्स लाइए, हम इस फील्ड में बात करेंगे बैठ के, और कैसे किसानों को और लाइफ इजी बनाया जाए, कैसे और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, इन सब बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एग्रो इकोलॉजी, और आप जो बोल सकते हैं कि एग्रो इकोसिस्टम एक मेजर पार्ट है इकोलॉजी का। अलग अलग जितने भी इकोसिस्टम है, कहीं ज़्यादा आप इसको बोल सकते हैं प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा विदाउट फूड। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो एग्रो इकोलॉजी और एग्रो इकोसिस्टम है वो समझ में आ गया होगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इतना ज़रूरी क्यों है, और हाल ही में रिसेंटली एग्रो इकोसिस्टम इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों किया जा रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।